हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। अब तक हमने चैप्टर 8 कर लिए हैं टोटल और आज चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके अंदर मैंने आपको कॉस्ट शीट बनाना सिखाया था। ठीक है, आज हम कर रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। हिंदी में इसको प्रक्रिया लागत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रक्रिया लागत, अगर कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट देख रहा है। और इंग्लिश में इसको प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग भी बोला जाता है इसको कभी कभी। ठीक है, अब प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है, फिर इसकी प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, देखो प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब होता है बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी होती है जिसमें जो मटेरियल होता है ना, रॉ मटेरियल, ठीक है, अब उसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल को किसी एक प्रोसेस में डाला जाता है, यानी कि किसी एक प्लांट या मशीनरी में डाला जाता है। ठीक है, इस प्लांट या इस मशीनरी में डाला या इस फैक्ट्री के अंदर डाला इसको रॉ मटेरियल को, और यहां पर वो प्रोसेस होता है। हो गया। अब यहां पर हमने रॉ मटेरियल यहां इनपुट किया और यहां पर वो रॉ मटेरियल क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और यहां पर आ गया फिर आउटपुट, यानी कि आपका गुड्स। तो ये रॉ मटेरियल क्या हो गया, आपका इनपुट, और यहां हमारे सामने प्रोसेस होके क्या आ गया, आउटपुट। अधिकतर क्या होता था अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करते थे नॉर्मली, तो उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग जहां नहीं होती वहां क्या होता है, रॉ मटेरियल डाला और आउटपुट में हमको फिनिश गुड्स मिल गया, और वो जो आउटपुट मिला है उसको हम मार्केट में सेल कर देते थे। बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां जो हमने रॉ मटेरियल इस मशीन में डाला और प्रोसेस हुआ, और आउटपुट में जो हमें गुड्स मिला है वो फिनिश गुड्स नहीं है, वो अभी भी WIP है, क्योंकि इसको मार्केट में आप सेल नहीं कर सकते। तो क्या करना है, उसको एक और प्रोसेस में डालना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका प्रोसेस नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ये जो आउटपुट है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बन गया इनपुट, प्रोसेस सेकंड के लिए क्या बन गया, ये सेम का सेम आउटपुट इसके लिए क्या बन गया, इनपुट। अब यहां पर जो ये रॉ मटेरियल है इसके लिए है ना, इसको प्रोसेस करेंगे और फिर मिलेगा आपको क्या, आउटपुट। लेकिन ये आउटपुट भी आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते, तो क्या करें, अब यहां पर एक और प्रोसेस होगी, प्रोसेस नंबर थर्ड, यानी कि इसको एक और प्रोसेस से निकालना पड़ेगा, एक और प्रोसेस से इस मशीन से इसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, इसके ऊपर और काम करना बाकी है। तो ये जो आउटपुट है इसके लिए क्या बन गया, इनपुट। और फिर फाइनली जाके जो इस प्रोसेस से मान लेते हैं हमको आउटपुट मिला, मान लेते 3 प्रोसेस ये है फिनिश गुड्स, और इसको हम मार्केट में क्या करते हैं, सेल करते हैं। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर ऐसा ही होता है। वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उसको एक प्रोसेस में डालते हैं, फिर सेकंड प्रोसेस में डालते हैं, फिर थर्ड प्रोसेस में डालते हैं। और प्रोसेस फर्स्ट, प्रोसेस सेकंड और प्रोसेस थर्ड लगभग अलग अलग एक कॉस्ट सेंटर होते हैं। मतलब जो प्रोसेस फर्स्ट है, हमको ये पता करना है कि भैया प्रोसेस फर्स्ट में जो ये मटेरियल है जो हमने इनपुट किया और आउटपुट किया, तो इसकी कॉस्ट कितनी आई। प्रोसेस सेकंड जो है इसकी कॉस्ट कितनी आई, प्रोसेस थर्ड की कॉस्ट कितनी आई, और उसके बाद ओवरऑल हमें कॉस्ट पता चलती है, फिर उसमें हम प्रॉफिट ऐड करके उसको मार्केट में सेल करते हैं। तो अलग अलग प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड की अलग अलग कॉस्ट पता करना, उनका अलग अलग कॉस्टिंग करना ही प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आता है। अब हर बार क्या प्रोसेस 3 होगी? नहीं, ये तो मैंने एक एस्टिमेट लिया है। हो सकता है 2 प्रोसेस ही हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर आइडियली 3 प्रोसेस आती है या 2 प्रोसेस आती है, इससे ज्यादा नहीं आती, फिर वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। तो इस प्रोसेस की अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो आपने कॉस्ट शीट तो कर ही रखी है ना, हाँ, तो आपके लिए काफी सिंपल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको एक कॉस्ट शीट, प्रोसेस कॉस्टिंग का एक अकाउंट बना के बताता हूँ। प्रोसेस फर्स्ट ऐसा होता है, बहुत ही सिंपल होता है ये। इसमें 2 कॉलम होंगे, यहां पर डेबिट साइड में आप समझ सकते हैं, और 2 कॉलम होंगे यहाँ पर क्रेडिट, यानी कि प्रोसेस अकाउंट है ये, सब एक तरीके से समझ, प्रोसेस फर्स्ट का अकाउंट। अब यहां पर आ जाएगा डेबिट, यहां आ जाएगा क्रेडिट, यहां आएगी आपकी यूनिट्स या क्वांटिटी, यहां आ जाएगा रुपीज, यहां आ जाएगा यूनिट्स, यहां आ जाएगा रुपीज। अब सबसे फर्स्ट होता है कि सबसे फर्स्ट जो आपकी प्रोसेस होती है उसमें आप रॉ मटेरियल इनपुट करते हैं, रॉ मटेरियल उस प्रोसेस के अंदर डालते हैं। तो आपने डायरेक्ट मटेरियल कितना उस प्रोसेस के अंदर डाला। अब डायरेक्ट मटेरियल की तो यूनिट्स तो होगी, या वो किलो में होगा,
या लीटर में या मीटर में, मतलब उसकी तो होगी ना, क्वांटिटी तो होगी। तो वो फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं भैया इसकी जो है x यूनिट होगी, तो वो जो यूनिट है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ऐसे ही कुछ ले लेता हूँ कि अभी 100 यूनिट डाली हमने और 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल लगा हमारा। और क्या लगा होगा प्रोसेस फर्स्ट में, एक तो मटेरियल लगा और लगा होगा हमारा लेबर, डायरेक्ट लेबर। अब लेबर की कोई यूनिट तो होती नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि मजदूरों को पकड़ के मशीन में डाल देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो अनइथिकल हो जाएगा ना, फिर तो क्राइम हो जाएगा, फिर पुलिस पता नहीं उस ओनर को कहाँ डालेगी। ठीक है, तो वो नहीं हो सकता, उस मैनेजर का क्या हाल करेगी। हाँ, लेबर जो है वो मेहनत करते हैं उस मशीन को चलाने में, तो यूनिट नाम की तो चीज इसमें होगी नहीं। और मान लेते हैं लेबर के लगे 8,000 रुपए। ठीक है, फिर कुछ खर्चे हो गए जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस लेने हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो हो गए हमारे 2,000। तो देखा जाए तो 10 और 8 18 और 2 20, टोटल 20,000 रुपए लग चुके हैं हमारे 100। अब ये जो है 20,000 रुपए का जो मटेरियल आया है वो यहां पर प्रोसेस सेकंड में हम ट्रांसफर कर देंगे, जैसे होता तो यही है नॉर्मल, भैया इसको प्रोसेस सेकंड में डाल दो, इधर बैलेंसिंग फिगर जो भी आ रहा है। पर जरा रुकना थोड़ा सा है ना, इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर में क्लाइमेक्स बाकी है। तो प्रोसेस सेकंड में हम देखा जाए तो 100 यूनिट 20,000 रुपए की डाल देंगे। तो ये जो प्रोसेस फर्स्ट का जो ये आउटपुट है ये प्रोसेस सेकंड के लिए इनपुट बन जाएगा, बट इतना आसान होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे नहीं होता है बेटा। क्यों नहीं होता है उसका रीजन मैं बताता हूं। देखो हमारे यहां पर क्या है भैया, जो गुड्स हम यूज कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, उस गुड्स में दो तरह के लॉस हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है नॉर्मल लॉस, क्या होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले समझो भाई ये नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस क्या है। नॉर्मल मतलब सामान्य, एबनॉर्मल मतलब असामान्य। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, ये होता है ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स। गुड्स का नेचर ही ऐसा है कि इस गुड्स में ये लॉस होगा ही होगा। ये रॉ मटेरियल है ना, इसमें कुछ ऐसा है, जैसे गैस है तो कहीं ना कहीं वो गैस लीक थोड़ी बहुत तो होगी ही होगी, है ना। जैसे अगर पेरिशेबल गुड्स है, जैसे टोमेट मतलब वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है, उनका कुछ आप बना रहे हो तो उसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह खराब होने ही होने, तो श्रिंकेज की वजह से, वेस्टेज की वजह से, जो कि नॉर्मल वेस्टेज होगी, वो उस गुड्स का नेचर ही ऐसा है। जैसे कांच का आइटम बना रहे हो तो थोड़ी बहुत तो टूट फूट होगी ही होगी, तो होता है नॉर्मल लॉस ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स। इसको नॉर्मल बोलते हैं, ये होगा ही होगा। और ये नॉर्मल लॉस हमको गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि भैया 10 यूनिट जो है वो नॉर्मल लॉस है। ठीक है, मैं ऐसे ही मान रहा हूं एग्जांपल के लिए। 10 यूनिट वैसे तो बहुत ज्यादा होती है, 10% हो जाता है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि 10 यूनिट जो है वो आपका नॉर्मल लॉस हो गया। क्या हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया। तो ये 10 यूनिट जो है वो हम यहां लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे सबसे पहले बाय नॉर्मल लॉस, है ना, 10 यूनिट। अब वो 10 यूनिट जो खराब हो गई है, नॉर्मली वो होती है, इस गुड्स का नेचर ही ऐसा है। क्या उस जो 10 खराब होगी उसको मार्केट में बेच के उससे कुछ हासिल हो सकता है। मान लेते वो 10 यूनिट पड़ी थी, मैंने स्क्रैप में रद्दी वाले को बेच दी और एक यूनिट के मुझे 2 रुपए मिल गए, तो यहां पर हो गया आपका 20 रुपए। तो सर ये क्वेश्चन में गिवन होगा, बिल्कुल गिवन होगा कि नॉर्मल लॉस जो है वो 10 यूनिट का है और इसको जो हम सेल कर रहे हैं वो 2 रुपए पर शेयर मार्केट में, पर रुपीज मार्केट में सेल करती है, तो 20 रुपए हो गए। ठीक है ना, 20 रुपीज। लेकिन अगर सर ऐसा हो तो कि वो गैस है वो लीक हो गई, अब उसको कहां से सेल करेंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा, ओनली यहां पर 10 आ जाएगा, अमाउंट कॉलम में कुछ नहीं आएगा, यहां 10 आएगा 0, क्योंकि 10 को 0 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि इसकी सेल वैल्यू 0 है तो 0। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए 20 ले रहा हूं। ओके ठीक सर, ये तो नॉर्मल लॉस हो गया। अब आता हमारा एबनॉर्मल लॉस। अब हमारा क्या आता है, एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू लापरवाही ठीक है, याद रहेगा, ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो लापरवाही कर रहा है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट की मिस्टेक की वजह से कोई लॉस हो रहा है।
सर कैसे पता चलता है कि जो हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज की हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमें पता होता है कि मोटा मोटी इसका इतना % लॉस होता है, लेकिन अगर वो लॉस उससे ज्यादा हो जाए तो वो एबनॉर्मल लॉस हो, वो मैनेजमेंट की वजह से हो सकता है, वर्कर्स की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई उसकी वजह से, बहुत सारी रीजंस है उनकी वजह से वो हो सकता है। भाई पेरिसेबल गुड्स से खराब हो जाएगा, लेकिन फ्रीजर ही खराब हो गए तो वो गुड्स खराब हो गया, तो ये कोई उस गुड्स का नेचर थोड़ी है, ये तो आपको उस फ्रीजर के अंदर डीप फ्रीजर में रखना था, आपने नहीं रखा टाइम पे, तो ये ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक, अब ये जो एबनॉर्मल लॉस है ये कैसे पता चलता है? देखो यहां पर हमको टोटल लॉस जो होगा वो हो गया 25 यूनिट्स का, जबकि नॉर्मल कितना होता है हमको 10, तो टोटल लॉस 25 यूनिट का हो गया, उसमें से नॉर्मल लॉस तो 10 यूनिट का ही है, तो एक्स्ट्रा और लॉस कितना हो गया? एक्स्ट्रा हो गया आपका 15 यूनिट का। ये 15 यूनिट का जो लॉस है ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। भाई नॉर्मली तो 10 यूनिट का लॉस होता है, वो ठीक है क्वेश्चन में गिवन भी है, लेकिन टोटल लॉस हमको 25 का हो गया, तो 10 नॉर्मल है तो बाकी 15 क्या हो गया? एबनॉर्मल। अब ये एबनॉर्मल लॉस क्या करेंगे? ये इधर दिखाएंगे, एबनॉर्मल लॉस इधर दिखाएंगे बाय एबनॉर्मल कितना। तो क्या सर जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसको भी मार्केट में बेचेंगे? नहीं, उसकी सेल वैल्यू नहीं होती। एबनॉर्मल लॉस जो हो गया है उसकी हम कॉस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉस्ट। नॉर्मल की कॉस्ट इसलिए नहीं निकालते क्योंकि वो तो नॉर्मली होगा ही होगा, लेकिन एबनॉर्मल की हम कॉस्ट निकालेंगे, तो एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट? आइए बताता हूं। कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस जो है का अमाउंट कैसे निकालते हैं? एबनॉर्मल लॉस का हमको क्या लेना है? यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट, कि आपकी इस प्रोडक्ट में कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है, उसको एबनॉर्मल लॉस की यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एबनॉर्मल लॉस का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी है? 15, और कॉस्ट पर यूनिट वो मैं आपको निकालना सिखा देता हूं। कॉस्ट पर यूनिट वो कैसे आता है? टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस, रियलाइज फ्रॉम नॉर्मल लॉस। बहुत इजी है, मैं बताता हूं। एनएल मतलब नॉर्मल लॉस, फिर टोटल यूनिट माइनस यूनिट्स ऑफ एनएल, मतलब नॉर्मल लॉस की बात कर रहा हूं। अब देखो टोटल कॉस्ट कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो यहां पर जो मैंने ये एग्जांपल लिया इसमें टोटल कॉस्ट कितनी है? ये रही 20,000 रुपए। ये 20,000 ले लो, 20,000 ले लो, तो ये 20,000 क्या आ गया आपका टोटल कॉस्ट। उसमें से माइनस कर रहा है जो नॉर्मल लॉस हुआ है, उससे कुछ रियलाइज हुआ है क्या? उसको मार्केट में बेचा वगैरह है क्या? स्क्रैप, हाँ ये रहा 20। तो अमाउंट में से नॉर्मल लॉस का अमाउंट, टोटल कॉस्ट में से नॉर्मल जो लॉस है उसका अमाउंट लेस कर दो, वो है 20 रुपए, वो हमने लेस कर दिया 20। ओके, डिवाइड बाय टोटल यूनिट। टोटल यूनिट कितनी हमने इनपुट करी थी? ये रहा, टोटल यूनिट हमने इनपुट करी है 100, उसमें नॉर्मल लॉस की, ओनली नॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी है? 10, तो 100 में से 10 लेस कर दो, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 30,980 डिवाइड बाय 90। मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल लिया है तो कुछ भी आंसर आ सकता है, बट आपको जो एग्जाम क्वेश्चन में दे रखा होगा वो डेटा बड़ा अच्छा दे रखा होता है। तो ये आ गया आपका लगभग 222 रुपए पर यूनिट। तो कॉस्ट हमारी क्या आ रही है? 222 रुपए पर यूनिट। अब ये कॉस्ट आ गई पर यूनिट, हाँ इसको हम एबनॉर्मल लॉस की यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे 222 को, तो 15 इंटू 222 222, तो ये 3,330 रुपए, ये आ गया एबनॉर्मल लॉस इन अमाउंट। तो जो 15 यूनिट हमने लापरवाही की वजह से वेस्ट करी है उसकी कॉस्ट इतनी है, ये भुगतना पड़ेगा मैनेजमेंट को 3,330। अब जो आएगा बेटा वो जाएगा प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस में है प्रोसेस सेकंड। तो 100 में से 10 नॉर्मल लॉस हो गई, 15 एबनॉर्मल लॉस हो गई, तो 100 में से आपकी चली गई 25, तो पीछे बच गई 75। तो नेक्स्ट प्रोसेस में 75 यूनिट जाएगी।
बैलेंसिंग। और अमाउंट कितना जाएगा 20,000 में से 20 वो हो गया 33330 ये हो गया, तो ये हो गया 16,650 रुपए का नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। जो 75 यूनिट नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगी उसकी कॉस्ट इतनी, ठीक है। और यहाँ टोटल करोगे तो 100 और 20, इस 75 को आप कॉस्ट पर यूनिट से भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी यही आएगा। देखो 75 मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट क्या आई थी 222, ये देखो 16,600। ओके, तो अब क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस। हाँ भाई नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, जो फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट है वो नेक्स्ट प्रोसेस का क्या बन जाएगा, इनपुट, यानी कि प्रोसेस सेकंड है। यहां आ जाएगा, ये कहां से आ रहा है, प्रोसेस बस कितना 75 यूनिट और कितने की थी 16,000। अब यहां पर देखो और क्या डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, क्या यहां पर डायरेक्ट लेबर लग रहा है, क्या यहां डायरेक्ट एक्सपेंस है, फिर टोटल कर लेंगे, फिर यहां देखेंगे वही नॉर्मल लॉस है, फिर देखेंगे एबनॉर्मल लॉस है, फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस, या फिर नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं जा रहा तो ये हो जाएगा फिनिश गुड्स। आया समझ में, ठीक। ओके, मेन ये था, ये आपको याद रखना है। क्या सर हर प्रोसेस में नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों होंगे, जरूरी नहीं है। अगर दोनों ही नहीं है तो मैं पूरा 100 और 20,000 ट्रांसफर कर देता, अगर है तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इस लेक्चर को एक दो बार और देखिए, और सबसे बढ़िया बात बताऊं, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका लीजिए और इसका लीजिए गुड्स का। एक एबनॉर्मल गेन भी होता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई मैं कराऊंगा आपको, तो उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। ये कॉस्ट कैसे निकाली, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। ओके, ठीक है। बाकी अगर चाहे तो इसका भी ले सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दूंगा, उससे बेटर समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।